आंगन और छत पर सब्जियां उगाने वाली बहू। दीपक काम से घर आता है। गीता, ये लो माँ और बाबूजी की दवाइयाँ लेकर आया हूँ। आ गए आप? दीपक दवाइयां गीता को देता है। कुछ साग सब्जियां नहीं लेकर आए? अरे नहीं, वो मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। घर में ही कुछ पड़ा होगा, आज तुम वही बना लो। जी, घर में तो कितने दिन से कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करो ना, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं खुद बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद लाती हूँ। तब तक आप भी आराम कर लो। दीपक गीता की बात सुनकर चुपचाप खड़ा रहता है। कहाँ खो गए जी? हाँ, क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से खुद सब्जियां लेकर आती हूँ। पैसे कहाँ से दूँ? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा। जो पैसे थे उसकी माँ और बाबूजी की दवाइयाँ आ गई, और अभी पगार भी कुछ दिन बाद ही आएगी। इस तरह तो घर में कोई सब्जी ही नहीं बन पाएगी जी, सबको रूखी रोटियां ही खानी पड़ेंगी। दीपक एक फैक्ट्री में मजदूर था। उसकी पगार बहुत कम थी, जिससे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकलता था। दीपक के घर में उसके बूढ़े माँ बाप और एक 7 साल की बेटी रूही और उसकी पत्नी गीता थी। बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ, बेटी की पढ़ाई, घर की दाल सब्जी में ही दीपक की सारी पगार लग जाती थी। रात को गीता सबको खाना देती है। माँ, ये क्या? अचार के साथ सूखी रोटी? मुझे नहीं खानी। अरे हाँ बेटा, सूखा सा खाना अंदर जाता ही नहीं। दाल क्यों नहीं बनाई? वो पिताजी, मैं दुकान पर गई थी दाल लाने के लिए, लेकिन दुकान बंद थी और सब्जी वाले के पास सब्जियां भी नहीं थी, इसलिए नहीं लेकर आई। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, कल सुबह जल्दी बाजार जाकर ना ताजी सब्जियां लेकर आ जाऊंगी। अरे बहू, रूही को साथ में दूध दे दे, वो दूध के साथ खाना खा लेगी। जी माँ जी। रूही, दूध ला दूं, फिर उसके साथ खाना खा लोगी ना? हाँ माँ, दूध ला दो, मैं उसी के साथ खाना खा लूंगी। उसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। रात को गीता के सास ससुर अपने कमरे में बात कर रहे थे। हर रोज सूखी रोटियां तोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। ये बहू रोज नमक मिर्च और कभी अचार के साथ ही सूखी रोटियां दे देती है। अरे ये सब खाकर मैं ऊब गया हूँ। अजी, आपको क्या लगता है बहू जानबूझकर कोई सब्जी नहीं बनाती? वो बेचारी भी क्या करे, कैसे बनाएगी सब्जी? घर में पैसे बचते ही कहाँ हैं? और अगर पैसे होते तो क्या वो हमें ऐसे सूखा खाना खाने देती? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस बुढ़ापे में सूखी रोटी खाना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा बोलकर किशोर सो जाता है। गीता की सास अपने घर की हालत देखकर बहुत परेशान थी। हम भी बच्चों पर बोझ बने हुए हैं। दीपक की सारी पगार तो हमारी दवाइयों पर ही लग जाती है। वो बेचारा अब करे भी तो क्या करे? ये सब बातें गीता दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। अगली सुबह गीता सबको खाना देती है तो थाली में फिर से रूखी सूखी रोटियां और नमक और अचार सामने आता है। अरे ये क्या, फिर से रूखी रोटियां? अरे भला इन रूखी सूखी रोटियों से मैं कैसे पेट भरूंगा, और ये कैसे मेरे गले से नीचे उतरेंगी? रूही, और रूही बिटिया, जरा इधर तो आना। क्या है दादाजी? बेटिया, जा वो अपनी गायत्री ताई से एक कटोरी सब्जी मांग कर लेकर आ। माँ, एक कटोरी दे दो, गायत्री ताई के यहाँ से सब्जी लेकर आनी है। सब्जी गायत्री दीदी के यहाँ से? नहीं रूही, तुम ऐसे ही खाना खा लो बेटा। मुझे नहीं खानी मम्मी, दादाजी को खानी है सब्जी, वो मंगवा रहे हैं, तो आप मुझे एक कटोरी दे दो। तभी ससुर जी गुस्से से बोलते हैं, बहू, बिटिया को कटोरी दे दे और सब्जी लाने दे, तभी ये रूखी सूखी रोटियां गले से नीचे उतार पाऊंगा। जा जा बिटिया, जल्दी से लेकर आना। गीता को अपने ससुर की सब्जी के प्रति इतनी ललक देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूही को एक कटोरी उठाकर देती है। रूही भी गायत्री के घर चली जाती है, पर गायत्री रूही को देखते ही मन में बड़बड़ाने लगती है। आ गई कटोरी उठाकर, जरूर सब्जी मांगने आई होगी। ताई जी, मुझे सब्जी चाहिए। गायत्री मन ही मन में सोचती है, इसका तो हर रोज का यही काम है। ऐसा करती हूँ, उसे फ्रिज में रखी हुई बासी कड़ी दे देती हूँ,
वैसे भी तो मुझे कूड़े में ही फेंकनी थी, इससे अच्छा इसी को दे देती हूँ। यही सोचकर गायत्री रूही को बासी 4 दिन पुरानी कड़ी दे देती है। रूही कड़ी लेकर घर जाती है तो गीता के ससुर किशोर उसे बड़े मजे से खा लेते हैं, मगर उसके खाते ही कुछ देर के बाद उन्हें उल्टियां और दस्त शुरू हो जाते हैं। अपनी सास के कहने पर गीता ने अपने ससुर जी को गर्म पानी के साथ सौंफ, अजवाइन और न जाने क्या क्या दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह से शाम हो गई और किशोर की हालत बिगड़ती जा रही थी। शाम को दीपक घर आता है। अरे अरे कोई बचाओ, मेरे से तो अब उठा भी नहीं जा रहा है। ऐसा क्या खा लिया था बाबूजी आपने जो आपको उल्टी दस्त हो गए? अरे अब पूछताछ में वक्त जाया मत कर बेटा, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चल, वरना मैं तो गया समझ। अरे दीपक और गीता उसी वक्त किशोर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उनकी हालत देखकर कहता है, देखिए इन्होंने कोई गलत या बासी खाना खा लिया है। क्यों बाबा जी, आपने खाया था ना? अरे बहू की बनाई सूखी रोटियां और पड़ोस की गायत्री से सब्जी मांग कर खाई थी। देखिए वो सब्जी जरूर बासी या खराब रही होगी, ये उस सब्जी का ही नतीजा है। आगे से सोच समझ कर खाना खाया कीजिए, वरना गंभीर बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। बाबूजी, आपको मांग कर सब्जी खाने की क्या जरूरत थी? अब बेटा घर में बहू तो सब्जी बना नहीं सकती, इसलिए मांग कर खा ली। अब उस गायत्री ने ही बासी सब्जी दे दी तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। अपने ससुर की ये बात सुनकर गीता को अपनी पड़ोसन गायत्री पर बहुत गुस्सा आता है, साथ ही अपनी गरीबी पर भी उसे बहुत दुख होता है और वो सोचती है कि रोटी के साथ सब्जी ना मिल पाने के कारण बाबूजी ही नहीं बल्कि वो सब भी परेशान हैं। उनकी आमदनी से तो सूखी रोटी ही मिल जाए वही बड़ी बात है, फिर वो सब्जियां आखिर कहाँ से लेकर आए। अगली सुबह गीता आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वो लंबा चौड़ा खाली आंगन देखकर उसके मन में एक अनोखा विचार आता है, क्यों ना मैं अपने आंगन और छत में ही सब्जियां उगाने का काम करूं। थोड़ी मेहनत तो जरूर लगेगी, मगर कामयाब हुई तो सब्जियों की समस्या तो बिल्कुल हल हो जाएगी। ये विचार मन में आते ही गीता सब्जियां उगाने का निर्णय करती है और उसी दिन वो अपनी एक अंगूठी बेचकर बाजार से सभी सब्जियों के बीज लाती है और आंगन के कुछ हिस्सों में अच्छे से गुड़ाई करती है। फिर वो घर में पड़े खाली डिब्बे और पुराने बर्तन इकट्ठा करना शुरू करती है और उन सब में मिट्टी और खाद भरकर सब्जियां बोने का काम शुरू करती है। वो लौकी, गोभी, बैंगन, मिर्च, धनिया, पालक, शिमला मिर्च, कद्दू और भी बहुत सारी सब्जियां उगाती है और उनकी देखभाल में वो कोई कमी नहीं आने देती। कुछ ही दिनों में उसकी छत और आंगन में साग सब्जियों की अच्छी पैदावार होने लगती है। ये देखकर गीता बहुत खुश थी। वो अपनी छत पर उगाई सब्जियों में से सबसे पहले लौकी तोड़कर सबके लिए लौकी की सब्जी बनाती है और फिर सब लोग पहली बार सब्जी रोटी खाते हैं। अरे वाह, आज तो घर की सब्जी बनी है। सब्जी रोटी खाकर सबको बड़ा आनंद आता है। अरे वाह भाई वाह, आज घर में बनी सब्जी रोटी खाकर तो आनंद आ गया बेटी। सच में बहू, सब्जी तो बहुत अच्छी है, थोड़ी और दो ना। हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए ना। माँ, मुझे भी दो ना सब्जी। हाँ लो बिटिया, जितनी चाहे मर्जी उतनी सब्जी लो। गीता, वैसे तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत काम कर ही गई, अब कम से कम रोज रोटियों के साथ सब्जियां तो खा सकेंगे। और क्या, बहू ने आखिर सूखी रोटियां खाने से छुटकारा दिला ही दिया। उसके बाद गीता के साथ उसकी सास और ससुर भी थोड़ी उसकी मदद किया करते थे और वो तीनों छत और आंगन में लगी सब्जियों की खूब देखभाल करने लगे, जिससे सब्जियों की पैदावार और बढ़ जाती है। इतनी सब्जियां देखकर लोग भी उनसे ताजा सब्जियां लेने लगे। गीता की मेहनत और समझ से घर वालों को तो रोज खाने को ताजा सब्जियां मिलती ही हैं। साथ ही साथ गीता थोड़ी बहुत सब्जियां पास पड़ोस की औरतों को बेचकर 2-4 रुपए भी जोड़ने लगती है। अरे गीता बहन, कोई सब्जी मिल सकती है क्या? जी दीदी जी,
इस समय तो पालक और मिर्च और टमाटर ही हैं। कहो तो दे दूं? हाँ दे दो। तुम तो मंडी से भी कम दामों में सब्जियां दे देती हो। सच कहूं तुम्हारे कारण हमें भी किफायती दाम में ताजा सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। अरे दीदी, हमारा और तुम्हारा घर अलग थोड़े ना है, और मैं कोई व्यापारी कहाँ हूँ। बस थोड़ा मेहनत से मिल जाए जो भी, वही मेरे लिए काफी है। इसी तरह गीता अपने परिवार के लिए सब्जियां उगाने के साथ साथ कुछ सब्जियां बेचने के लिए भी उगाने लगती है, और इस तरह उसकी रसोई में अपने परिवार के लिए और भी अच्छा खाना बनने लगता है। इससे अब दीपक को घर चलाने में बड़ी आसानी हो गई थी, और वो गीता से बहुत खुश था। गीता, तुमने तो मेरे घर का रंग ही बदल दिया। पूरा आंगन और छत सब्जियों से भरा हुआ है। देखो ना, इन सब्जियों के उगाने की तरकीब के चलते तो हम सबको सेहतमंद खाना मिलने लगा है। अगर आदमी अपने दिमाग से काम ले और मेहनत करने से पीछे ना हटे ना, तो सब कुछ हो जाता है जी। ये सब बस उसी का परिणाम है। समय बीतता जाता है और कुछ दिन के बाद दीपक उदास होकर घर आता है। क्या हुआ जी, आज आप इतने निराश क्यों हैं? गीता, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी नौकरी चली गई है। भगवान, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। जी, आप टेंशन मत लीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस नौकरी से आपको मिलता ही क्या था? मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि नौकरी छूट गई। अब आप अपना कुछ काम शुरू कीजिए। पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जी, मैंने ना थोड़ी थोड़ी सब्जियां बेचकर कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। आप उन्हीं से अपना काम शुरू कर लीजिए। ये सुनकर तो दीपक की जान में जान आ जाती है। वो गीता के कहने पर सब्जियां बेचने का काम शुरू कर देता है, और उससे उनको अच्छी आमदनी भी होने लगती है। धीरे धीरे वो जमीन किराए पर ले लेते हैं, जिस पर वो और भी सब्जियां उगाने लगते हैं। देखो गीता, तुमने ये सब्जियां उगाने का काम अपने आंगन और छत से शुरू किया था, और आज ये काम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब उनके पास अपना एक बहुत बड़ा खेत था, जहाँ वो सब्जियां उगाते थे, और अपनी एक दुकान भी थी, जहाँ वो हर सुबह शाम ताजी सब्जियां बेचना शुरू कर देते हैं। ये है रामपुर गांव, जहाँ भोला नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था, लेकिन लोग उसको बेवकूफ बनाकर अपना सारा काम करवा लिया करते थे। बिमला, मैं खेत में जा रहा हूँ। आज करेले की फसल को पानी लगाना है। फसल को समय से पानी नहीं मिला तो सारे करेले की बेल सूख जाएगी। ठीक है जी, आप जाओ, मैं दोपहर का खाना ना खेत में लेकर आऊंगी। ऐसा बोलकर भोला अपने खेतों की ओर चल देता है। रास्ते में, अरे ओ भोला, कहाँ भागा जा रहा है? अरे जरा इधर तो आ। जी मालिक, क्या हुआ? अरे एक काम कर जरा, मेरा ये साथ ही खेत है ना, उसे जरा साफ कर दे बेटा। बहुत घास उग गई है उसमें। मालिक, मैं तो अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहा था। वो करेले की फसल सूख रही है। फसल अच्छी होगी तभी कुछ पैसे कमा पाऊंगा। घर में खर्चा पूरा नहीं होता। अरे बेटा, तुझे पैसे की क्या जरूरत है? तुझ पर तो माता लक्ष्मी खुद मेहरबान हो जाएगी। क्या मतलब सेठ जी? अरे देख, माता लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास रहती है जो साफ सफाई रखते हैं। तो तू अगर मेरा खेत अच्छे से साफ कर देगा तो माता लक्ष्मी तुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी और खुद चलकर तेरे पास तेरे घर आएगी। भोला धीना लाल का काम करना तो नहीं चाहता था, पर वो मना भी नहीं कर पाता, और उसकी बात वो मान जाता है। वो पूरी अपनी मेहनत से उसका खेत साफ कर देता है। दूसरी तरफ विमला दोपहर के समय खाना लेकर अपने खेत में आती है। अरे कहाँ गए? बोलकर तो यही आए थे कि खेत में पानी लगाना है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। विमला खेत में घूमकर करेले का खेत देख रही थी। सच में करेले की फसल को तो पानी चाहिए। ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। देखो खेत कैसे पूरा सूखा पड़ा है। लगता है आज फिर किसी की बेगार करने लग गए होंगे। ये कभी नहीं सुधरेंगे। आने दो आज इन्हें घर। तभी बिमला देखती है तो एक करेले की बेल में 2 करेले लगे हुए थे। अरे ये करेले तो सूख रहे हैं, इन्हें तोड़कर घर ले जाती हूँ। बिमला खेत से 2 करेले तोड़ लेती है और गुस्से में घर चली आती है। सुबह से शाम हो गई थी।
भोला ने दीनालाल का पूरा खेत साफ कर दिया था। लो सेठ जी, आपका पूरा काम हो गया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हे भगवान, मुझे तो करेले की फसल को पानी देना था, लेकिन हर रोज कुछ न कुछ काम आ जाता है। भोला खेत में जाता है तो पूरी फसल सूख चुकी थी। अभी तो बहुत भूख लगी है। कल सुबह खेत में आता हूँ, और कल चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, बस अपना काम करूंगा। कुछ ही देर में भोला अपने घर पहुंच जाता है। अरे, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ, खेत में पानी लग गया क्या? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, वो मैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आप आज भी खेत में नहीं गए थे। आखिर कब तक चलेगा ऐसे, बताइए। अब क्या बताऊं बिमला, वो सेठ दीनालाल है ना, उसे मना भी तो नहीं कर सकता। आखिर आप कब तक लोगों की बातों से बेवकूफ बनते रहेंगे, बताइए। हमेशा लोग आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मेहनत का काम करवा लेते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते। ऐसे कब तक चलता रहेगा? मैं क्या करूं, मुझे किसी काम के लिए मना ही नहीं होता। ऐसे तो हम ना एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। ये बड़े बड़े लोग कितना फायदा उठाते हैं और आप बस चुपचाप उनका काम करते रहते हैं। कोई बात नहीं बिमला, एक ना एक दिन मुझे मेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ये बात तो आपकी सही है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा सुनता है, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अरे, तुम बस भगवान पर यकीन रखो, जो होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं? घर में खाने को केवल आज रात का ही राशन है। अगर ये भी खत्म हो गया तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। भाग्यवान, तुम कल की चिंता मत करो, कल मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। आप कहते तो ठीक हो, मैं तो भगवान और आपके ही भरोसे जी रही हूँ जी। अब जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आप बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। विमला 2 थालियों में खाना डालती है, तभी उनके दरवाजे पर एक अम्मा दस्तक देती है। अरे, कोई है क्या जो मुझ गरीब की मदद करे? अरे, कोई कुछ खाने को है तो दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। भोला अम्मा की आवाज सुनकर बाहर जाता है। अम्मा, आप अंदर आ जाइए। भोला और उसकी पत्नी अम्मा को खाना खिलाते हैं। अम्मा कुछ ही पल में सारी थाली को खाली कर देती है। अम्मा, ये लो और लो। हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे। अम्मा सारा खाना खा लेती है। उसके बाद अम्मा देखती है कि घर में उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बेटा, तूने सब कुछ तो मुझे खिला दिया, अब तू और तेरी बीवी क्या खाएंगे? कोई बात नहीं अम्मा, अतिथि तो भगवान के समान होता है, तो पहले भगवान को भोजन कराना चाहिए। और वैसे भी हम तो कुछ भी खाकर काम चला लेंगे। आपका पेट भर गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी ऐसी सेवा भक्ति देखकर तो मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आजकल भला कौन किसी भूखे को खाना खिलाता है। तुम लोग धन्य हो मेरे बच्चों। कल सुबह अपने करेले की फसल को पानी लगा देना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, आपको कैसे पता मैंने करेले की फसल बोई है? अम्मा कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाती है। कहीं अम्मा ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली थी? पता नहीं, हो भी सकता है। बिमला बाहर जाती है तो बाहर कोई नहीं था। अरे, अभी तो यही थी, ये अम्मा अचानक कहाँ चली गई? उसके बाद बिमला खेत से लाई 2 करेलों को पकाती है और उसी को वो दोनों खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भोला जल्दी उठकर अपने खेत में जाता है। खेत में जाते ही वो बहुत खुश हो जाता है। अरे अरे, ये मेरे खेत की फसल तो बहुत अच्छी हो गई है, और कितने सारे करेले लगे हैं। भोला कुछ करेले तोड़ता है और उसके बाद वो अपने खेत में पानी लगा देता है। कुछ देर के बाद बिमला भी खेत में आती है और वो भी खेत को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या जी, कल तक तो करेले की बेलें पीली पड़ रही थी और आज देखो कैसे हरी भरी है और इन पर कितने सारे करेले आए हैं।
कल तक तो कोई करेला नहीं था, बस वो 2 करेले थे जो मैं घर लेकर आ गई थी। हाँ बिमला, मेरे साथ इधर आओ तो सही। भोला बिमला का हाथ पकड़कर उसे खेत के दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ उसने करेले तोड़कर करेलों का ढेर लगाया था। देखो मैंने कितने करेले तोड़ लिए हैं, फिर भी करेले की बेलें भरी हुई हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे ये तो सच में कमाल हो गया जी, हमारे खेत में एक ही रात में इतने सारे करेले। बिमला, वो जो कल अम्मा घर आई थी ना, कहीं उन्होंने कोई जादू तो नहीं किया? हाँ जी, हो सकता है। वो बोल भी रही थी ना कि करेले के खेत में पानी लगा देना। उसके बाद वो दोनों मिलकर खेत में पानी लगाते हैं और भोला सारे करेले भरकर बाजार में बेचने जाता है। वहां उसे उन करेलों के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। भोला आते समय घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर आता है और बाकी पैसे बिमला को दे देता है। सुनो जी, मुझे लगता है ना भगवान ने आपकी सुन ली है, इसीलिए ये सब इतना अच्छा हो रहा है। फिर दोनों रात को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जय हो माता रानी की। मैं कोई और नहीं बल्कि धरती माँ हूँ, जो भेष बदलकर तुम्हारे घर में आई थी। धरती माता को देखकर भोला उन्हें प्रणाम करता है। मैं तुम दोनों के स्वभाव से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों बहुत नेक दिल के हो। खुद के पास भोजन न होते हुए भी तुमने एक अनजान को अपना खाना दिया, इसलिए मैंने ही तुम्हारी फसल को जादुई करेले की फसल बना दिया है। अब तुम्हारी फसल कभी खत्म नहीं होगी। तुम जितनी फसल तोड़ोगे उतनी ही और बढ़ेगी। आपने हमें दर्शन दिए, हम तो वैसे ही धन्य हो गए हैं धरती माँ। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। माँ, मैं खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है और ना ही इतना धन है कि मैं अपनी खेती करने के लिए बीज या खाद की व्यवस्था कर सकूं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं खेती करके इतना कमा सकूं ताकि मैं भूखा ना रहूं और ना ही मेरे घर से कोई भूखा जाए। ये सुनकर धरती माँ बहुत खुश होती है। आज से तुम्हारे घर से कोई खाली नहीं जाएगा। ये जादुई करेले तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन याद रखना, तुम कभी भी लालच नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहते ही वो रोशनी वहां से गायब हो जाती है और भोला की नींद खुल जाती है। जय हो धरती माँ की। भोला की आवाज सुनकर विमला भी उठ जाती है। क्या हुआ जी? भोला सारी बात विमला को बताता है और विमला भी हाथ जोड़कर धरती माँ का धन्यवाद करती है। अब हर रोज भोला खेत से करेले तोड़ता और उन्हें बाजार में बेच देता और अच्छे पैसे कमाता। कुछ ही समय में भोला के पास अच्छे पैसे जमा हो गए, जिससे वो गांव में और जमीन खरीदता है और वो गांव वालों की मदद करता है। पूरे गांव में भोला के चर्चे होने लगे। हमारे गांव में भोला से अच्छा और कोई खेती नहीं कर सकता। न जाने वो खेतों में क्या डालता है कि करेले की फसल इतनी अच्छी होती है। अरे हाँ हाँ, उस करेले की फसल से ही तो उसने गांव में और जमीन खरीद ली है। मैंने तो सुना है वो लोगों को बिना ब्याज पर पैसे भी देता है। हाँ भाई, बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है वो। ये सब बातें वहाँ सेठ दीनालाल सुन लेता है। दीनालाल ये सब सुनकर बहुत जलने लगता है। अरे ये तो कौड़ी का भोला अब मुझसे पंगा लेगा। आखिर ऐसा क्या है इस करेले की फसल में जो इतना मशहूर और अमीर हो गया है, इसे तो मैं बताता हूँ। उसके बाद दीनालाल अपने 2 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे में भोला के खेत में जाता है। अरे तुम्हें जितने करेले अपने लिए तोड़ने हैं तोड़ लो और बाकी का पूरा खेत बर्बाद कर दो। जी सेठ जी। जैसे ही दोनों आदमी खेत में जाने लगते हैं, खेत से शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। आह, शेर! दोनों आदमी वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको, मुझे भी ले चलो। वो दोनों पीछे मुड़कर नहीं देखते और सेठ वहां अकेला रह जाता है। सेठ जैसे ही खेत में जाने लगता है, तभी शेर दहाड़ता हुआ दीनालाल के सामने आ जाता है।
अरे अरे, ये शेर कहाँ से आ गया? और दीनालाल वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। अगली सुबह जब भोला और कुछ आदमियों को लेकर अपने खेत में आता है तो वो देखता है कि दीनालाल उसके खेत में बेहोश पड़ा था। अरे सेठ जी, आपको क्या हुआ? आप यहाँ कैसे? भोला और कुछ आदमी दीनालाल को उसके घर छोड़कर आते हैं। भगवान, बाल बाल बच गया, नहीं तो वो शेर मुझे कच्चा चबा जाता। उसके बाद दीनालाल भोला के खेत में तो क्या, अपने खेत के आसपास भी नहीं जाता था। इधर जादुई करेले की वजह से भोला और उसकी पत्नी बिमला बहुत अमीर हो गए थे। फिर वो दोनों मिलकर गरीब लोगों के लिए खेती करना आसान बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें जादुई करेले के बीज भी देने लगे। अब उनके गांव का बहुत अच्छे से विकास होने लगता है और धीरे धीरे भोला आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हो जाता है।